नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। अखिलेश विश्वकर्मा का लिखा हुआ है गणेश चतुर्थी, स्वास्थ्य और रहस्य। ये लेख गणेश चतुर्थी और हमारे स्वास्थ्य के बीच के पारंपरिक संबंधों को समझने की कोशिश करता है। और इसमें कुछ सवाल भी उठाए गए हैं जो शायद हम सोचते नहीं, जैसे गणेश चतुर्थी इसी मौसम में क्यों, ठीक सावन के बाद, और प्रसाद में भी वो मोदक या लड्डू और दूर्वा घास, इन्हीं का इतना महत्व क्यों है? क्या बस परंपरा है या कोई गहरा राज है इसके पीछे, जैसा लेख कहता है? बिल्कुल। और आज हम इसी लेख के आधार पर इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेखक ने जो तर्क दिए हैं, जो उदाहरण दिए हैं, उनकी पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कनेक्शन कैसे बनाया गया है त्योहार, स्वास्थ्य और कल्याण के बीच। ठीक है, तो पहला सवाल जो लेखक ने उठाया, समय। गणेश चतुर्थी का समय हमेशा सावन के ठीक बाद। हम तो बस कैलेंडर देख लेते हैं, पर लेख कुछ और कह रहे हैं। हाँ, लेख का मुख्य तर्क यही है कि इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, शरीर की जरूरतों से। लेखक के अनुसार सावन का महीना जो होता है पारंपरिक भारतीय जीवन शैली में, वो खान पान में संयम का समय माना जाता है। हाँ, ये तो है। सावन में लोग व्रत रखते हैं, हल्का खाते हैं, कई चीजें नहीं खाते। जी, लेख इसी पर जोर देता है कि सावन में पारंपरिक रूप से दूध या दूध से बनी चीजें और भारी खाना गरिष्ठ भोजन वो कम कर दिया जाता है या बंदी कर देते हैं कई लोग। अच्छा। खाना बहुत सादा होता है। तो नतीजा ये होता है लेखक के अनुसार कि 1 महीने बाद शरीर में थोड़ी पोषण की कमी सी आ सकती है, या कहें एक तरह की कमजोरी। अच्छा, सावन का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, पर शरीर पर भी एक असर होता है जिसके बारे में लेख बता रहा है। बिल्कुल। लेखक यहाँ आयुर्वेद के सिद्धांतों का भी हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि इस मौसम में सावन और उसके ठीक बाद हमारी पाचन अग्नि, जठराग्नि जिसे कहते हैं, वो थोड़ी धीमी हो सकती है। इससे फिर अपच, अजीर्ण जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और आयुर्वेद के जो 3 दोष हैं, वात, कफ, पित्त, उनका संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो इन सब कारणों से लेख के मुताबिक थोड़ी शारीरिक कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस होना स्वाभाविक है। तो ये दिलचस्प कनेक्शन है। त्योहार का समय सिर्फ पंचांग पर नहीं, बल्कि शरीर की उस वक्त की जरूरत से भी जुड़ा हो सकता है। कम से कम लेख तो यही तर्क दे रहा है। जी बिल्कुल। तो फिर गणेश चतुर्थी का इस स्थिति में क्या रोल है? लेख का तर्क है कि गणेश चतुर्थी ठीक उसी समय आती है जब सावन के ये खान पान वाले नियम खत्म होते हैं। शरीर जो 1 महीने के संयम से गुजरा है, उसे अब दोबारा पोषण चाहिए, बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हाँ, सही बात है। और यहीं पर लेखक कहते हैं गणेश जी को चढ़ने वाले प्रसाद का महत्व सामने आता है। ये सिर्फ धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि शरीर को फिर से ताकत देने का एक पारंपरिक तरीका है। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया है कि कैसे पर्व का समय और प्रसाद शरीर की जरूरत से जुड़े हो सकते हैं। तो चलिए अब प्रसाद पर आते हैं। लड्डू या मोदक, ये तो खैर गणेश जी के प्रिय माने ही जाते हैं। लेखक ने स्वास्थ्य से कैसे जोड़ता है? वो शुरू में कैल्शियम वाली बात थी क्या, वो सही है? लेखक में सावन में दूध कम पीने से कैल्शियम की संभावित कमी का जिक्र है, हाँ। लेकिन लड्डू या मोदक के बारे में लेखक का मुख्य ध्यान प्रोटीन और ऊर्जा पर है। वो तर्क देते हैं कि सावन के बाद जो शारीरिक कमजोरी और ऊर्जा की कमी आए, उसको दूर करने के लिए शरीर को अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और कैलोरी चाहिए। तो लड्डू ये जरूरत कैसे पूरी करते हैं? लेखक खास तौर पर चने के बेसन और शुद्ध गाय के घी से बने लड्डुओं का महत्व बताते हैं। अच्छा, बेसन के लड्डू। जी, चने का बेसन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और घी से ऊर्जा और जरूरी फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो लेख के अनुसार ये कॉम्बिनेशन शरीर को तुरंत ऊर्जा और पोषण देता है, जिससे सावन के बाद की वो संभावित कमजोरी दूर हो सके। लेखक इन लड्डुओं को सिर्फ मिठाई नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं स्वास्थ्य को स्वर्ण में अधिक भूमिका निभाने वाला। स्वास्थ्य को स्वर्ण में अधिक भूमिका निभाने वाला, ये तो काफी भारी शब्द है। तो ये हुआ कि ये लड्डू सिर्फ स्वाद या परंपरा नहीं, बल्कि लेख के हिसाब से ये उस खास समय में शरीर को बैलेंस करने, उसे पोषण देने का एक सोचा समझा आयुर्वेदिक उपाय है। हाँ, लेख का नजरिया तो यही लगता है। ये लड्डुओं को एक तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह देखता है, जो त्योहार के साथ साथ शरीर की जरूरत का भी ध्यान रखता है। एक पारंपरिक नुस्खा जिसमें स्वाद और सेहत दोनों हैं। जैसा लेखक बता रहे हैं,
ये समझना दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण से प्रसाद के पीछे भी पोषण और स्वास्थ्य का इतना गहरा विचार हो सकता है। कम से कम इस लेख के अनुसार तो यही है। अब दूसरी चीज पर आते हैं जो गणेश जी को चढ़ती है और प्रसाद में भी महत्व रखती है, दूब, दुर्वा घास। ये तो और भी अजीब प्रसाद लगता है, मतलब घास प्रसाद के रूप में थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये निश्चित रूप से सामान्य प्रसाद जैसा नहीं है और लेख दुर्वा को बहुत ज्यादा महत्व देता है। लेखक इसके पीछे भी गहरे स्वास्थ्य संबंधी कारण बताते हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। उनका कहना है कि पुराने समय में गणेश चतुर्थी पर और कहीं-कहीं तो पूरे 9 दिन तक दुर्वा का ताजा रस निकालकर, रस? हाँ, हरा रस, उसे एक पेय की तरह प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। दुर्वा का रस पीने के लिए? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। लेख क्या फायदे बताता है इसके? लेख यहाँ बहुत बड़े दावे करता है, बहुत बड़े। इसमें कहा गया है कि दुर्वा घास मनुष्य को असीम ताकत और ऊर्जा दे सकती है। असीम ताकत? जी, ये सिर्फ सामान्य हेल्थ बेनिफिट की बात नहीं है, ये असाधारण शक्ति की बात है। इसके अलावा लेख इसे कुछ खास बीमारियों के इलाज में भी बहुत कारगर बताता है, जैसे महिलाओं में होने वाला लिकोरिया और पुरुषों में मूत्र संबंधी रोग, जिन्हें लेख में धात मूत्र रोग कहा गया है। अच्छा। लेखक का दावा है कि दूर्वा का रस इन रोगों को 9 दिनों के अंदर ठीक कर सकता है। हालांकि वो ये साफ करते हैं कि ये जानकारी उन्हें वैद्यों से मिली है। असीम ताकत और बीमारियों का 9 दिन में इलाज, ये दावे तो बहुत ही बड़े हैं। क्या लेख सिर्फ दावे करता है या इनके समर्थन में कुछ कहता भी है? क्योंकि ये बातें तो मतलब आजकल के मेडिकल साइंस से बहुत अलग लगती हैं। लेख इन दावों को मजबूती देने के लिए 2 ऐतिहासिक या पौराणिक माने जाने वाले व्यक्तियों का उदाहरण देता है। हाँ। पहला नाम है दुर्वासा ऋषि का। हाँ, सुना है। लेख के अनुसार दुर्वासा ऋषि का मुख्य भोजन ही दूर्वा घास थी और उनके तेज और शक्ति से सब डरते थे। तो यहाँ लेखक दुर्वा को उनकी शक्ति का स्रोत बता रहे हैं। दुर्वासा ऋषि? हाँ, उनके गुस्से और शक्ति की कहानियां तो हैं, लेकिन उनका मुख्य भोजन दुर्वा थी, ये जानकारी तो नहीं है, जैसा लेख बता रहा है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा उदाहरण और भी ज्यादा सीधा और कह सकते हैं चौंकाने वाला है। लेख महाराणा प्रताप का जिक्र करता है। महाराणा प्रताप का? जी, इसमें दावा किया गया है कि महाराणा प्रताप अपने मुश्किल दिनों में, संघर्ष के दिनों में दुर्वा की रोटी खाते थे। दुर्वा की रोटी? हाँ, और लेखक आगे कहते हैं कि उस जमाने में पूरी धरती पर उनसे ज्यादा बलशाली कोई योद्धा नहीं था। उनके भारी भरकम हथियारों का भी जिक्र है, जैसे 60 किलो की 2 तलवारें, 2 भाले, 2 ढाल, जिसे लेखक सीधे सीधे दुर्वा से मिली असाधारण शारीरिक शक्ति का सबूत मानते हैं। महाराणा प्रताप और दुर्वा की रोटी? हाँ। ये पढ़ना तो वाकई हैरान करने वाला है। ये तो इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाते। ऐसा लगता है लेख यहाँ पारंपरिक मान्यताओं या शायद लोक कथाओं का हवाला दे रहा है। हाँ, ये सिर्फ हेल्थ बेनिफिट बताने से बहुत आगे की बात है। दुर्वा को तो लगभग चमत्कारी शक्ति का स्रोत बता रहा है लेख। बिल्कुल। लेख का जोर इसी बात पर है कि दुर्वा में असाधारण, लगभग अलौकिक शक्ति और गुण है। ये सिर्फ एक मामूली घास नहीं, बल्कि शक्ति और ऊर्जा का भंडार है। लेखक इस बात को और वजन देने के लिए इसे गणेश जी के विवाह के प्रसंग से भी जोड़ते हैं। अच्छा, कैसे? लेख कहता है कि जब भगवान विश्वकर्मा ने अपनी बेटियों रिद्धि यानी बुद्धि और सिद्धि यानी सफलता का विवाह गणेश जी से करने का सोचा, तो वे गणेश जी के इन्हीं गुणों से प्रभावित हुए थे। उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान और संभवतः इन पारंपरिक शक्तियों की समझ से भी, जैसे दुर्वा के गुणों का महत्व समझना। अच्छा, तो यहाँ सीधा संबंध गणेश जी के दुर्वा खाने से नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान और गुणों से है, जिनसे विश्वकर्मा प्रभावित हुए। हाँ, लेख इसे इसी तरह से रखता है। ये गणेश जी की पूरी पर्सनैलिटी, उनके ज्ञान, उनके गुणों का सम्मान था, जिसमें शायद दुर्वा जैसी चीजों के गहरे महत्व की समझ भी शामिल हो सकती है। ऐसा लेखक का नजरिया लगता है। ये दुर्वा के कथित गुणों को गणेश जी के दैवीय स्वरूप से जोड़ने का एक प्रयास जैसा है। तो कुल मिलाकर ये लेख गणेश चतुर्थी के पर्व को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा है। पर्व का समय हो या प्रसाद में लड्डू और दुर्वा का शामिल होना, हर चीज के पीछे स्वास्थ्य, आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर तर्क खोजने की कोशिश की गई है। सही कहा। अखिलेश विश्वकर्मा का ये लेख गणेश चतुर्थी से जुड़ी मान्यताओं और प्रथाओं को सिर्फ धार्मिक रस्मों की तरह नहीं देखता, बल्कि वो इनके पीछे छुपे हुए स्वास्थ्य लाभ,
आयुर्वेदिक सिद्धांत और पारंपरिक ज्ञान को सामने लाने का एक गंभीर प्रयास करते हैं, जैसा उन्होंने समझा और बताया है। ये निश्चित रूप से सोचने का एक अलग तरीका तो है। हाँ, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम में से ज्यादातर लोग त्योहारों को बस रिवाज की तरह मनाते हैं। उनके कैलेंडर, खान-पान, प्रसाद, इनके पीछे के जो संभावित गहरे मतलब या कारण हो सकते हैं, उन पर शायद ही कभी सोचते हैं। ये लेख उन कारणों की एक व्याख्या देता है। और कल्याण की हो। चाहे वो सावन के बाद शरीर को पोषण देने की जरूरत हो, जिसे लड्डू पूरा करते दिखते हैं लेख के अनुसार, जी। या फिर दूर्वा जैसी सामान्य घास में इतने असाधारण औषधीय और शक्तिवर्धक गुणों की बात हो, जैसा कि इस स्रोत में दावा किया गया है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने अखिलेश विश्वकर्मा के लेख गणेश चतुर्थी, स्वास्थ्य और रहस्य के जरिए इस पर्व से जुड़े कुछ अनोखे स्वास्थ्य पहलुओं और प्रतीकात्मक अर्थों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे लेखक ने पर्व के समय, सावन के बाद की शारीरिक स्थिति और प्रसाद में लड्डू और दूर्वा घास के चुनाव को स्वास्थ्य, पोषण और आयुर्वेदिक सिद्धांतों से जोड़ा है। हाँ, और लेख के अंत में लेखक एक और बात कहते हैं कि गणेश जी के जो गुण हैं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उनको अपने जीवन में उतारना और दूसरों के साथ बांटना ही सच्ची भक्ति है। ये बात और जो हमने आज चर्चा की, वो एक सोचने वाला सवाल खड़ा करती है। जब हम इन पारंपरिक प्रथाओं को, जैसे किसी खास समय पर त्योहार मनाना या खास प्रसाद चढ़ाना, इनके पीछे बताई गई मान्यताओं या कथित कारणों को गहराई से समझते हैं, जैसे आज हमने स्वास्थ्य और पोषण के नजरिए से समझने की कोशिश की, तो क्या इससे इन रिवाजों के प्रति हमारा नजरिया, हमारी भावना या हमारी भागीदारी का तरीका, क्या वो किसी भी रूप में बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब अपने अपने ढंग से सोच सकते हैं।